हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर्स हम पढ़ेंगे। आज हमने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी पहले के 2 वीडियोस में पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो उसे प्लीज देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। क्योंकि जब तक किसी भी चैप्टर को आप स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे तो आपको वो चैप्टर पूरा अच्छे तरह से क्लियर समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए स्टार्टिंग से देखिए। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ आपको कि ये जो टेक्स्ट बुक है आपका महाराष्ट्र बोर्ड का इकोनॉमिक्स का, ये आप वीडियो देखते वक्त सामने रखा करिए, ताकि जब भी मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट मीनिंग या फिर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ तो वहाँ पे आप लिख सके, उस वर्ड की मीनिंग आप लिख सके वहाँ पे, ताकि बाद में जब आप रेफर करेंगे वो क्वेश्चन, वो आंसर लर्न करेंगे तो आपको वो मीनिंग पता होगी। और मैं इसी टेक्स्ट बुक से पढ़ाने वाली हूँ, तो आप यही टेक्स्ट बुक प्रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आंसर्स भी अच्छे से दिया हुआ है। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर्स का मतलब होता है नेचर, गुण। तो आज हम जानेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का गुण क्या है, वो कैसे काम करता है, क्या काम करता है, क्या स्टडी करता है और कैसे स्टडी करता है। ओके, तो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको इस टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3 पे दिया है, आप वो ओपन कर लीजिए, फिर हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट दिया है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, तो हमने ये चीज़ मीनिंग में भी पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, वह स्टडी करता है पूरे इकोनॉमी के सिंगल इंडिविजुअल यूनिट की। ठीक है, पूरे इकोनॉमी, एंटायर इकोनॉमी का टोटल एक बार में स्टडी नहीं करता, उसके एक सिंगल यूनिट की ही स्टडी एक बार में करता है। और क्या स्टडी करता है? हर सिंगल यूनिट्स के इकोनॉमिक बिहेवियर की स्टडी करता है। इकोनॉमिक बिहेवियर का क्या मतलब है? वो बिहेवियर, वो व्यवहार जो कि पैसे से रिलेटेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंडिविजुअल की स्टडी कर रहा है तो ये स्टडी करेगा कि वो इंडिविजुअल क्या अर्न करता है, कितना इनकम कमाता है, कितना एक्सपेंडिचर करता है, कितना सेविंग्स करता है, एंड ऑल दैट रिगार्डिंग इकोनॉमिक बिहेवियर। ठीक है, और सिंगल यूनिट की, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है, ना कि पूरे इकोनॉमी की। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल पर्सन, अगर एक पर्सन अगर मान लो इंडिविजुअल की स्टडी कर रहा है तो पूरे इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उनका सबका स्टडी नहीं करेगा, सबके इकोनॉमिक बिहेवियर की स्टडी एक बार में नहीं करेगा, उसके एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन की स्टडी करेगा कि उसका इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर कितना करता है, एंड ऑल दैट। अगर वो फर्म की स्टडी कर रहा है तो पूरे इकोनॉमी में जितने भी फर्म्स हैं सबकी स्टडी ना करके वह पूरे इकोनॉमी का सिर्फ एक फर्म की वो डिटेल स्टडी करेगा। अगर वो हाउस होल्ड की स्टडी कर रहा है, उसके हाउस होल्ड की इकोनॉमिक बिहेवियर की स्टडी कर रहा है कि उस हाउस होल्ड का इनकम कितना है, खर्चा कितना, एक्सपेंडिचर कितना है, सेविंग्स कितना करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ वो एक सिंगल हाउस होल्ड की स्टडी करेगा, ना कि पूरे इकोनॉमी के सारे हाउस होल्ड की स्टडी करेगा। तो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। पूरे इकोनॉमी के इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करता है, और कैसे करता है? डिटेल में करता है। ठीक है, तो इसे हम पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है इसमें। Study of individual units. Microeconomics is the study of the behavior of small individual economic units. Microeconomics क्या है? पूरे इकोनॉमी के स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी है। ओके, लाइक इंडिविजुअल फर्म, जैसे कि फर्म की अगर स्टडी हो रही है तो सारे फर्म्स, इकोनॉमी के सारे फर्म्स की स्टडी ना करके वो सिंगल इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करेगा। इंडिविजुअल प्राइस, अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस की स्टडी कर रहा है तो सारे प्रोडक्ट्स के प्राइस की स्टडी नहीं करेगा, वो पूरे इकोनॉमी के किसी भी एक सिंगल प्रोडक्ट के प्राइस की स्टडी करेगा कि उसका प्राइस कितना होना चाहिए, उसका डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, ये सब। ठीक है, आगे क्या दिया है? इंडिविजुअल हाउस होल्ड। जैसा कि मैंने बताया, पूरे इकोनॉमी में जितने भी हाउस होल्ड है उनकी स्टडी ना करके वो उसमें से एक सिंगल हाउस होल्ड की डिटेल स्टडी करेगा। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? सिंगल लेवल पे स्टडी करता है, एग्रीगेट लेवल पे टोटल पूरा इकोनॉमी का स्टडी नहीं करता, उसके एक सिंगल यूनिट का डिटेल स्टडी करता है।
ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया। अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट है प्राइस थियोरी। प्राइस थियोरी हमने स्कोप में भी पढ़ा था, जब मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप पढ़ाया था वहाँ पे भी मैंने आपको समझाया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हमें हेल्प करता है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को तय करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थियोरी कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है, अगर किसी भी प्रोडक्ट का हमें प्राइस तय करना है, प्राइस फिक्स करना है, तो हम उसकी प्राइस माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करके, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी की मदद से तय कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमें इस मार्कर का प्राइस तय करना है, तो इस मार्कर का डिटेल स्टडी करना पड़ेगा कि इसका प्रोडक्शन में कितना, टोटल खर्चा कितना आया है, प्रोडक्शन से लेके इसको बेचने तक प्रोडक्शन में कितना खर्चा आया है, रॉ मटेरियल्स कितना लगा है, लेबर चार्ज कितना लगा है, ईच एंड एवरीथिंग, इसके सेलिंग में कितना खर्चा आया है, एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा आया है, ठीक है, एवरीथिंग, हर एक कॉस्ट की स्टडी होगी। ना कि सिर्फ इसके कॉस्ट की, बल्कि इसका मार्केट में क्या डिमांड है या सप्लाई है वो भी स्टडी होगा, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिपेंड करता है उसके डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर उस प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस ज़्यादा रख सकते हैं, अगर इस प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में कम है तो इसका प्राइस कम रखना पड़ेगा, अगर इस प्रोडक्ट का सप्लाई ज़्यादा है मतलब लोगों के पास ऑप्शंस है, वो कम प्राइस में ही खरीदेंगे, अगर महंगा दिया तो नहीं खरीदेंगे, राइट, तो प्राइस कम रखना पड़ेगा। तो डिमांड एंड सप्लाई प्लस उसका प्रोडक्शन का कितना कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें बारीकी से डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। और डिटेल में स्टडी कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो डिटेल स्टडी करके हम किसी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर सकते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है डिटेल स्टडी करने के लिए, राइट। तो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थियरी बोलते हैं, ना कि सिर्फ किसी प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करने में, बल्कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के भी प्राइस तय करने में हेल्प करता है। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब मैंने लास्ट वीडियो में दैट इज स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जब मैंने पढ़ाया था तो उस वक्त भी मैंने बताया था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 फैक्टर्स होते हैं और उन 4 फैक्टर्स के बिना हम कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। कौन से फैक्टर्स होते हैं वो? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिसकी प्राइस भी तय करने में हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी मदद करती है। ठीक है, जैसे ये लैंड के लिए क्या प्राइस लगेगा? रेंट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करके हम ये देख सकते हैं कि कितने रेंट तक का हम लैंड लेंगे तो हमें उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में हमें इनकम मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट अर्न हम कर सकते हैं। उसी तरह लेबर, हमें लेबर को क्या देना होता है? वेजेस। तो लेबर का खर्चा क्या है? प्राइस क्या है? वेजेस। तो कितनी वेजेस तक का लेबर हम हायर करेंगे तो हमें इनकम हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, ये चीज़। उसी तरह से कैपिटल को क्या लगता है? इंटरेस्ट। कैपिटल का प्राइस क्या है? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर का प्राइस क्या है? प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो इन सब के प्राइजेस, ये सब प्राइजेस भी तय करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी हमें हेल्प करता है, क्योंकि ये प्राइजेस की स्टडी करके ही हम पता कर सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स, हम किस टाइप के फैक्टर्स को हायर करेंगे या लेंगे तो हम उस प्रोडक्शन में प्रॉफिट कमा पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमें डिटेल स्टडी करनी पड़ती है और डिटेल स्टडी करने के लिए कौन सा मेथड, कौन सा इकोनॉमिक्स यूज होता है? माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। ओके, तो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी क्या करता है? किसी भी प्रोडक्ट के और उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस को तय करने में हेल्प करता है। इसीलिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहते हैं प्राइस थियरी। आपको फिलिप्स में भी ये चीज़ आ सकता है, ऑब्जेक्टिव्स में लिखा होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डैश थियरी, तो आप क्या लिखेंगे? प्राइस थियरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा थियरी है? प्राइस थियरी है। ओके, क्योंकि वो प्राइस डिटरमाइन करने में, तय करने में हेल्प करता है। तो हम पढ़ के देखते हैं इसमें क्या लिखा है।
तो यहाँ लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है हमें गुड्स या सर्विसेज के प्राइसेस डिटरमाइन करने में, तय करने में। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? तय करना, निश्चित करना, ठीक है। एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ना कि सिर्फ प्राइस, प्रोडक्ट के प्राइस तय करने में, बल्कि उसके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी प्रोडक्शन करने के लिए जो भी फैक्टर्स हमें लगता है उसके भी प्राइस तय करने में हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। हेंस इट इज नोन एज प्राइस थियरी, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? प्राइस थियरी कहते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है पार्शियल इक्विलिब्रियम। अब पार्शियल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है पहले आप वो जानिए, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी भी इकोनॉमी के किसी भी दो फैक्टर का बैलेंस, जहां दो फैक्टर, इकोनॉमी के कोई भी दो फैक्टर जहां बैलेंस होते हैं, इक्वल होते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल डिमांड एंड सप्लाई, ये इकोनॉमी के दो फैक्टर्स हैं। तो जिस पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल हो जाएंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स को पार्शियल इक्विलिब्रियम क्यों कहा गया है? क्या पार्शियलिटी करता है माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी? देखते हैं हम एक एग्जाम्पल से। सपोज एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई दोनों किस पे डिपेंड करता है? मान लो हमने दो फैक्टर लिया, इकोनॉमी का दो फैक्टर लिया, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, और जिस पॉइंट पे इस प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस होगा, इक्वल होगा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें क्या पार्शियलिटी करता है हम वो देखते हैं। तो मान लो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स, तो इस प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई दोनों किस पे डिपेंड है? क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड है? एक तो प्राइस पे, अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा। उसी तरह सप्लाई, प्राइस ज़्यादा होगा तो सप्लाई ज़्यादा करेंगे सप्लायर्स ज़्यादा कमाने के लिए, प्राइस कम होगा तो कम सप्लाई करेंगे क्योंकि उन्हें पता है ज़्यादा इनकम नहीं होगा फिर इसमें, ठीक है। उसी तरह से और क्या डिपेंड है? गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी यानी कि टैक्सेशन पॉलिसी। अगर इस प्रोडक्ट पे टैक्स ज़्यादा लगेगा तो इसका प्राइस ज़्यादा रहेगा, प्राइस ज़्यादा रहेगा तो डिमांड कम होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी डिपेंड करता है। उसके अलावा और क्या? एडवर्टाइजमेंट, इस प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कितनी हुई है उस पर भी डिपेंड करता है कि इसका डिमांड कितना होगा। उसके अलावा लोगों के टेस्ट एंड हैबिट पे भी डिपेंड करता है, राइट, कि ये कितना लोग कितना डिमांड करेंगे इसका, उन्हें कितना पसंद है, जितना ज़्यादा उन्हें इसका टेस्ट पसंद आएगा या इस चीज़ की हैबिट होगी वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, कम होगा तो कम डिमांड करेंगे, राइट। उसी तरह से और भी कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं जैसे कि पॉपुलेशन, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा वहाँ डिमांड ज़्यादा होगा प्रोडक्ट का, जहाँ पॉपुलेशन कम होगा वहाँ कम होगा डिमांड। तो ये इतने सारे फैक्टर्स, इतने सारे वेरिएबल्स हैं जिसके ऊपर इस प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई डिपेंड करता है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है कि इसमें से सिर्फ एक ही कोई भी वेरिएबल, मान लो सिर्फ प्राइस की ही स्टडी करता है कि इस प्रोडक्ट का कौन से प्राइस पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जा रहा है। बाकी सारे वेरिएबल्स को वो भूल जाता है। बाकी सारे वेरिएबल्स को वो क्या मान लेता है? ये सारे जो वेरिएबल्स है इन सारे वेरिएबल्स को वो कांस्टेंट मान लेता है, कांस्टेंट, स्थिर। वो ये मान लेता है कि इन सारे वेरिएबल्स में कोई चेंज नहीं है, इसके वजह से डिमांड या सप्लाई में कोई भी उतार चढ़ाव यानी फ्लक्चुएशंस नहीं आ रहे हैं। जो भी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं सिर्फ प्राइस की वजह से आ रहे हैं, सिर्फ प्राइस कम ज्यादा होने की वजह से डिमांड या सप्लाई कम ज्यादा हो रहा है। तो डिमांड एंड सप्लाई कहाँ पे इक्वल होगा? जो प्राइस पे, उस प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस मान लेंगे, ठीक है। मतलब एक ही पॉइंट, एक ही वेरिएबल की वो स्टडी करता है, बाकी किसी भी वेरिएबल की स्टडी नहीं करता, और एक ही प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम पॉइंट की स्टडी करता है। पूरे इकोनॉमी में बाकी जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है उसकी इक्विलिब्रियम स्टडी नहीं करता कि उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, उसकी स्टडी नहीं करता। एक तो क्या सिर्फ उसके एक ही वेरिएबल की स्टडी करता है और दूसरा क्या एक ही
प्रोडक्ट की स्टडी करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम, पार्शियलिटी करता है। मतलब क्या पार्शियलिटी करता है, बाकी सारे वेरिएबल्स को भूल जाता है, उसे कांस्टेंट बोल देता है। जबकि ये सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट होते हैं क्या कभी? पॉपुलेशन हमेशा सेम होता है क्या? टेस्ट हैबिट सेम होता है क्या? नहीं होता। गवर्नमेंट पॉलिसी हमेशा सेम होती है क्या? नहीं होती। लेकिन फिर भी माइक्रो इकोनॉमिक्स ये कांस्टेंट है ऐसा मान लेता है। क्यों ऐसा मानता है? ऐसा मानकर वो सिर्फ एक ही वेरिएबल की स्टडी करता है। क्यों ऐसा करता है? ताकि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी यानी कि जो उस प्रोडक्ट का डिटेल स्टडी करेंगे वो आसान हो जाए, इजी हो जाए, उसे समझना आसान हो, इसके लिए। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड सप्लाई ज़्यादातर प्राइस पे निर्भर होता है अगर हम देखेंगे तो। इसीलिए वो क्या करता है, जो मेन फैक्टर है उसी की स्टडी करता है, बाकी चीज़ों को कांस्टेंट समझ लेता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट की तो स्टडी करता है लेकिन सिर्फ एक ही वेरिएबल के, सारे वेरिएबल को कंसिडर नहीं करता, ठीक है। तो हम पढ़ के देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। जैसा कि मैंने बताया इक्विलिब्रियम क्या है, इकोनॉमिक के कोई भी दो फैक्टर्स का बैलेंस, जहां पे दो फैक्टर्स इक्वल होते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। आगे क्या दिया है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विथ पार्शियल इक्विलिब्रियम। माइक्रो इकोनॉमिक जो स्टडी है वो क्या से डील करता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पॉइंट की स्टडी करता है लेकिन पार्शियलिटी, पार्शियल यानी कि पूरे सारे वेरिएबल्स की स्टडी ना करके सिर्फ उसके एक ही वेरिएबल की स्टडी करता है। विच एनालिसिस इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। और एक ही वेरिएबल की तो स्टडी करता है और इकोनॉमिक के एक ही यूनिट की भी स्टडी करता है, सारे यूनिट्स की स्टडी नहीं करता। यानी कि जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है प्रोडक्ट का, तो सारे प्रोडक्ट्स की स्टडी ना करके सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की स्टडी करता है, ठीक है। आगे क्या दिया है, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। मतलब जिस भी चीज़ की स्टडी कर रहा है इंडिविजुअल लेवल पे, सिंगल चीज़ की स्टडी करेगा, सिंगल यूनिट की स्टडी करेगा, ना कि एंटायर यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी की, ठीक है। फिर आगे क्या दिया, इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस एंड स्टडीज इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये बाकी सारे जो फोर्सेस है उसकी स्टडी ना करके उसके सिर्फ एक ही फोर्सेस की स्टडी करता है और बाकी जितने भी फोर्सेस है उसे क्या मान लेता है, कांस्टेंट मान लेता है, स्थिर मान लेता है। और ऐसा मानता है कि इसका एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। जैसे कि इसका डिमांड एंड सप्लाई सिर्फ प्राइस पे डिपेंड है। जब वो प्राइस की स्टडी करेगा तो मानेगा कि इस प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई सिर्फ प्राइस पे डिपेंड है और बाकी सबको कांस्टेंट मान लेगा। अगर वो गवर्नमेंट पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट है इसके डिमांड एंड सप्लाई पे इस प्रोडक्ट के, अगर ये स्टडी कर रहा है तो सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी के ही बारे में स्टडी करेगा कि क्या चेंजेस आ रहा है, उसकी वजह से क्या डिमांड एंड सप्लाई कहाँ पे इक्विलिब्रियम मिल रहा है, ठीक है, दोनों बैलेंस हो रहे। ये बाकी सारे फैक्टर्स, बाकी सारे जो फोर्सेस है उसे वो भूल जाएगा, उसे कांस्टेंट स्थिर मान लेगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है ऐसा मान लेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है, वो अज्यूम करके चलता है। क्या अज्यूम करता है, वो अजम्पशन करके स्टडी करता है। क्या अजम्पशन करता है, वो ये अजम्पशन करता है कि वो जिस यूनिट की यानी कि जिस फोर्सेस की स्टडी कर रहा है या इकोनॉमी के जिस फैक्टर की स्टडी कर रहा है, सिर्फ उसके चेंज से उस प्रोडक्ट में इफेक्ट आ रहा है या उस फैक्टर पे इफेक्ट हो रहा है, बाकी सारे जो वेरिएबल्स है उसके वो कांस्टेंट है, ऐसा मान लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने ये प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लिया कि यहाँ पे इस प्रोडक्ट के डिमांड एंड सप्लाई इन सारे अलग अलग फोर्सेस पे डिपेंड थे, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स ने क्या मान लिया कि इस प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई सिर्फ प्राइस पे डिपेंड है, बाकी सारे जो इसके वेरिएबल्स है, जो फोर्सेस है, वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ऐसा मान के, ऐसा अज्यूम करके चलता है, ऐसा अज्यूम करके स्टडी करता है। ऐसा क्यों करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ताकि जितनी भी माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स लॉ है, वो हमें समझना आसान हो जाए, इजी हो जाए, हमें अच्छे से समझ में आए। इसीलिए
ठीक है, वो क्लियरली अप्लीकेबल हो, सारे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लॉज है वो अप्लीकेबल हो, इसीलिए ये अजम्पशंस करके चलता है, कुछ चीज़ों को अज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि एक प्रोडक्ट है, उसके बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे उस प्रोडक्ट के डिमांड एंड सप्लाई डिपेंड है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक ही वेरिएबल को स्टडी करता है, बाकी सबको क्या रख देता है, कांस्टेंट रख देता है। ऐसा मान लेता है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, उसका कोई प्रभाव नहीं है इसके डिमांड एंड सप्लाई पे, उसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, वो स्थिर है। ठीक है, उसकी कोई एक्टिविटी, कोई इसका इफेक्ट नहीं है इस प्रोडक्ट के डिमांड एंड सप्लाई पे, ऐसा मान लेता है। ठीक है, ताकि जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडीज़ है, जितने भी उसके लॉज है, वो पढ़ना आसान हो जाए, हमें समझना आसान हो जाए, इसलिए। तो हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल अजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है कुछ अजम्पशन से, यहाँ हमें कुछ मान के, कुछ अज्यूम करके चलना पड़ता है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्या मान के चलना पड़ता है कि अदर थिंग्स, जिसकी वो स्टडी कर रहा है, उसके अलावा जो बाकी के थिंग्स है वो क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, नो चेंज, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, आगे क्या दिया है, सेट्रिस पैरिबस। सेट्रिस पैरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेन सेम, मतलब बाकी चीज़ों में कोई चेंजेस नहीं है, वो सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, वो कांस्टेंट है, ये मीनिंग होता है। ठीक है, आगे क्या दिया है, सच एज परफेक्ट कंपटीशन, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अगर हम बात करें तो वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता। ठीक है, बाकी चीज़ों की कोई, वहाँ सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या होंगे। ओके, बाकी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता वहाँ पे। आगे क्या दिया है, लेजिस फेयर। लेजिस फेयर पॉलिसी, लेजिस फेयर जो है एक फ्रेंच वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग होता है टू लीव अलोन। तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी ये मान लेता है कि गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन नहीं करेगा, गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पे इफेक्ट, गवर्नमेंट की कोई भी एक्टिविटीज़ का, कोई भी एक्शन का यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा मान लेता है, वो सब कांस्टेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह सब कुछ कांस्टेंट है। आगे क्या दिया है, प्योर कैपिटलिज्म, यानी कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो इंडिविजुअल बेसिस पे लिया जाएगा, यहाँ पे बाकी किसी भी फैक्टर्स का, गवर्नमेंट का एंड ऑल दैट अदर पॉलिसीज़ का कोई इफेक्ट नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट है, वो ऐसा मान लेता है कि एम्प्लॉयमेंट फुल है इकोनॉमी में, यानी कि जितने भी लोग हैं सब एम्प्लॉयड है, कुछ भी अनएम्प्लॉयमेंट परसेंट, 0 अनएम्प्लॉयमेंट परसेंट है। ठीक है, आगे क्या दिया है, दिस अजम्पशंस मेक द एनालिसिस सिंपल। ऐसा क्यों अजम्पशन किया जाता है, ताकि जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है, जो थियरीज है, उसको पढ़ना आसान हो जाए, सारे लॉ को समझना आसान हो जाए, इसीलिए। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्लाइसिंग मेथड यूज करता है एक स्टडी करने के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब भी स्टडी करता है तो वो कौन से मेथड से स्टडी करता है, स्लाइसिंग मेथड से, यानी कि इकोनॉमी के छोटे छोटे पार्ट्स, स्मॉल पार्ट्स को डिवाइड करता है एक इकोनॉमी को, और उसके एक सिंगल पार्ट, एक सिंगल यूनिट की डिटेल स्टडी करता है। जब भी माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं हम, तो क्या करते हैं, पूरे इकोनॉमी के स्मॉल पार्ट्स करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं और उसकी एक सिंगल यूनिट की डिटेल स्टडी करते हैं। दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी, और इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी को कहा जाता है स्लाइसिंग मेथड। ये कौन सा मेथड यूज करता है, स्लाइसिंग मेथड, यानी कि इकोनॉमी के सारे यूनिट्स को एक साथ स्टडी ना करके उसके एक पार्ट की डिटेल स्टडी करता है, सिंगल पार्ट की डिटेल स्टडी करता है। ओके, सिंगल यूनिट की डिटेल स्टडी करता है। ओके, तो हम इसमें देखते हैं क्या लिखा है पढ़ के। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा मेथड यूज करता है स्टडी करने के लिए, स्लाइसिंग मेथड। It splits or divides the whole economy into small individual units and then studies each unit separately in detail. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, पूरे इकोनॉमी को स्मॉल यूनिट्स में, स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स में स्प्लिट करता है, डिवाइड करता है, और फिर उसके एक सिंगल यूनिट की डिटेल स्टडी करता है।
आगे क्या दिया है, फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम। जैसे कि अगर इनकम की स्टडी कर रहा है तो सारे जो इंडिविजुअल्स है, पूरे नेशनल इनकम जो है, पूरे नेशन के हर एक इंडिविजुअल का जो टोटल इनकम है, जिसे हम नेशनल इनकम बोलते हैं, उस नेशनल इनकम की स्टडी ना करके वो सिंगल इंडिविजुअल का इनकम का स्टडी करता है। ठीक है, आगे क्या दिया है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अगर वो किसी प्रोडक्ट के डिमांड की स्टडी कर रहा है तो इकोनॉमी में जितने भी, अगर वो डिमांड की स्टडी कर रहा है तो इकोनॉमी में जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, उन सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डिमांड की स्टडी नहीं करेगा, वो सिर्फ उसके एक प्रोडक्ट, इकोनॉमी के एक सिंगल प्रोडक्ट के डिमांड की स्टडी करता है। ठीक है, तो यहाँ हमने ये जान लिया कि ये स्लाइसिंग मेथड कैसे यूज़ करता है। क्यों इसको बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड, क्योंकि ये पूरे इकोनॉमी के एक सिंगल यूनिट की स्टडी करता है, इकोनॉमी को स्मॉल पार्ट्स में स्प्लिट करता है और उसके एक सिंगल यूनिट को निकाल के, एक सिंगल यूनिट को साइड में लेके उसकी डिटेल स्टडी करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो हम यहाँ पे ये जानेंगे कि मार्जिनलिज्म क्या होता है। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल जो है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी का। ये प्रिंसिपल यूज करके बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। बिजनेसेस जो फर्म्स होते हैं, उसके जो ओनर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। कैसे लेते हैं, पहले तो हम देखते हैं कि मार्जिनलिज्म का मीनिंग क्या है। तो मार्जिनलिज्म का मतलब होता है चेंज इन टोटल ड्यू टू एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट, एक यूनिट ऐड हो जाने से टोटल में, ठीक है, क्या चेंज आ जाता है, इसे हम बोलते हैं मार्जिनलिज्म। हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये एक फर्म है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक लेबर है, ये दूसरा लेबर है और ये तीसरा लेबर है। ठीक है, ये सब क्या है, लेबर है, काम कर रहे हैं इस फर्म में। अब मान लो यहाँ पे जो इस बिजनेस का, इस फर्म का जो ओनर है, जो वो सोच रहा है कि यहाँ पे और एक लेबर ऐड कर लिया जाए। ठीक है, और एक लेबर को ऐड कर लिया जाए। तो इस एडिशनल यूनिट से, अब यहाँ पे ये पहले से 3 यूनिट्स थे, अब इसमें और एक यूनिट ऐड हो गया, तो इस एडिशनल यूनिट से फर्म के प्रोडक्शन में कितना चेंज आएगा, ठीक है, कितना चेंज आएगा, उस चेंज को हम बोलते हैं मार्जिनलिज्म। ठीक है, उस चेंज को हम बोलते हैं मार्जिनलिज्म। यानी कि एक एडिशनल यूनिट के वजह से टोटल प्रोडक्शन में कितना और चेंजेस आ रहा है, टोटल में कितना और चेंजेस आ रहा है, इस चीज को हम बोलते हैं मार्जिनलिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज जो बिजनेसमैन है, उसे अगर कोई भी एक एडिशनल यूनिट को लगाना है अपने बिजनेस में, तो वो पहले यही प्रिंसिपल फॉलो करता है। इस प्रिंसिपल से वो स्टडी करता है, ये देखता है कि उस एक और एडिशनल यूनिट से उसके बिजनेस में क्या फर्क आएगा, कितना चेंज आएगा, वो चेंज सफिशिएंट है क्या, उसे रखना चाहिए और एक लेबर की नहीं रखना चाहिए। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें सपोज फॉर एग्जांपल मशीनरी की, ये तो बात हो गई लेबर की। अगर हम मशीनरी की बात करें तो मान लो यहाँ पे 2 मशीनरी है, मान लो यहाँ पे पहले से 2 मशीनरी है, तो वो सोच रहे और एक मशीनरी ऐड करने का, तो यहाँ पे और एक मशीनरी ऐड होगा अगर, ठीक है, यहाँ पे ये पहले से 2 मशीनरी है और एक मशीनरी अगर ऐड होगा, तो पहले वो बिजनेसमैन ये देखेगा, वो फर्म का मालिक ये देखेगा कि एक और मशीनरी ऐड होने से प्रोडक्शन में कितना चेंज आएगा, कितना फर्क आएगा। अगर वो चेंज ठीक है, प्रॉफिटेबल होगा, तो वो स्टेप के साथ जाएगा, उस डिसीजन के साथ जाएगा, नहीं होगा तो उस डिसीजन के साथ नहीं जाएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, मतलब मार्जिनलिज्म जो एडिशनल क्या चेंज आया है, एक यूनिट ऐड हो जाने से क्या चेंज आया है टोटल में, ये स्टडी करने में हेल्प करता है। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल अप्लाई करता है, ये देखता है कि टोटल जितना भी था उसमें एक और यूनिट ऐड हो जाने से कितना चेंज आया है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल यूज करता है माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। तो हम पढ़ के देखते हैं इसमें क्या लिखा है।
द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी का एनालिसिस का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी का मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल जो है की टूल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिससे कि वो ये जान सकता है कि एक एडिशनल यूनिट ऐड होने से कितना फर्क पड़ा है टोटल में। ठीक है, तो वो स्टेप, वो डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये आगे क्या दिया है? द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी बताया, मार्जिनल मतलब होता है कि पूरे टोटल में एक यूनिट और ऐड हो जाने से कितना चेंज आता है, इसे हम कहते हैं मार्जिनल। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी एन वेरिएबल थ्रू द चेंजेस। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प करता है ये स्टडी करने में कि वेरिएबल में जो भी चेंजेस आया है, क्या चेंजेस आया है एडिशनल यूनिट के ऐड होने से। ठीक है, आगे क्या दिया है? प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टेक इकोनॉमिक डिसीजंस यूजिंग दिस प्रिंसिपल। अभी हमने देखा जो प्रोड्यूसर्स है, बिजनेसमैन है, वो ये प्रिंसिपल को स्टडी करके, इस प्रिंसिपल को यूज करके बड़े बड़े डिसीजंस अपने बिजनेस रिगार्डिंग लेते हैं। ठीक है, कंज्यूमर भी यही सेम प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। वो ये देखते हैं कि अगर उन्हें कुछ एडिशनल यूनिट खरीदना है तो उस यूनिट को खरीद के उनको कितना यूजफुल, कितना बेनिफिट मिलेगा उस एडिशनल यूनिट से, ये देखते हैं। अगर बेनिफिट अच्छा मिलेगा तो ही वो कंज्यूम करते हैं तो ही उसे वो खरीदेंगे। अगर बेनिफिट अच्छा नहीं मिलेगा तो वो नहीं कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? मार्केट स्ट्रक्चर जो होते हैं, जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी स्टडी करने में हेल्प करता है। अब कौन से टाइप्स के मार्केट्स होते हैं? जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स होते हैं। इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करने में, ये कैसे ये मार्केट्स वर्क करते हैं, ये स्टडी करने में हमें माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी हेल्प करता है। ये डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ मार्केट्स है, इसके ऊपर आपको अलग से चैप्टर है, वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सारे टाइप्स ऑफ जो मार्केट्स है उसके स्ट्रक्चर कैसे हैं, इसके फीचर्स कैसे हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना जानना है कि ये सारे मार्केट्स को डिटेल में स्टडी करने के लिए, इसके स्ट्रक्चर को जानने के लिए, ये कैसे वर्किंग करते हैं ये मार्केट, इसके फीचर्स क्या है, ये समझने के लिए, इसकी स्टडी करने के लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी हेल्प करता है। क्योंकि इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें डिटेल स्टडी करनी होती है हर एक मार्केट की, और डिटेल स्टडी कहाँ होता है? इन माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। ओके, तो पढ़ के देखते हैं हम इस पॉइंट में क्या लिखा है। Microeconomics analysis different market structures such as perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly, etc. मतलब ये सारे अलग अलग टाइप्स के मार्केट को डिटेल में स्टडी करने के लिए हमें कौन हेल्प करता है? माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट, दैट इज लिमिटेड स्कोप। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका स्कोप लिमिटेड है, कम है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि सिंगल लेवल पे, स्मॉल लेवल पे स्टडी करता है, पूरे होल इकोनॉमी के हर एक यूनिट की टोटल एग्रीगेट लेवल पे स्टडी नहीं करता, पूरे इकोनॉमी के स्टडी नहीं करता, उसके एक सिंगल यूनिट की ही स्टडी डिटेल में करता है, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े इकोनॉमिक लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद नहीं करता, हेल्प नहीं करता। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करके हम ये इकोनॉमी के बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, पॉवर्टी, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कौन सी स्टडी करनी पड़ेगी? लार्ज लेवल पे स्टडी करनी पड़ेगी, पूरे इकोनॉमी की स्टडी करनी पड़ेगी, पूरे इकोनॉमी के सारे वेरिएबल्स की एक साथ स्टडी करनी पड़ेगी। किस वेरिएबल का किस चीज़ पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूरा हमें स्टडी करना पड़ेगा। और ये स्टडी, लार्ज लेवल की स्टडी कौन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करना पड़ेगा, ना कि
माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस देता है, इसीलिए इसका स्कोप लिमिटेड है। ठीक है, तो हम पढ़ के देखते हैं इस पॉइंट में क्या लिखा है। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप कहाँ तक है? सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स तक है। ये सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट की ही स्टडी करता है। आगे क्या दिया है? इट डजंट डील विद द नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सच एज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा। मतलब ये सब जो बड़े इकोनॉमिक लेवल के नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसे सॉल्व करने में या उसे स्टडी करने में हमारी मदद नहीं करता, क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है और ये सारे प्रॉब्लम्स तो इकोनॉमिक लेवल पे होते हैं, लार्ज लेवल पे होते हैं। पूरे इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, इसके स्टडी के लिए पूरे इकोनॉमी के वेरिएबल्स की स्टडी करनी पड़ेगी, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं करता। कौन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। इसीलिए इसका स्कोप लिमिटेड है। ठीक है, तो ये हमने फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपको 4 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में, और कई बार इस क्वेश्चन से ये जो इसके पॉइंट्स है अलग अलग, इसके ऊपर गिव रीजंस भी आते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन आएगा गिव रीजन में, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ प्राइस थियरी, तो आप लिखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ प्राइस थियरी बिकॉज जो प्राइस थियरी का जो पूरा पॉइंट है फिर वो वहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग इसके हर एक पॉइंट्स रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आता है। उसी तरह आ सकता है और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज स्लाइसिंग मेथड। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइप से अलग अलग इसके पॉइंट्स पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसीलिए आप इसके हर जो मेन पॉइंट्स है उसको पढ़िए। और ये जो पूरा क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो 4 मार्क्स के लिए आपको पूरा 8 पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई 6 पॉइंट्स भी लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो 6 पॉइंट्स में जो इसके मेन पॉइंट्स है वो कवर होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ सिंगल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट्स। फिर ये क्या है? प्राइस थियरी है। ठीक है, फिर स्लाइसिंग मेथड यूज करता है, और क्या है? पार्शियल इक्विलिब्रियम, फिर ये मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। ठीक है, इस तरह के ये पॉइंट्स आपके कवर होने ही चाहिए। उसके अलावा जो पॉइंट है उसमें से कोई भी एक पॉइंट आप और भी चूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट्स है ये फिक्स है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ज़रूर कवर करिए। और ये जो पॉइंट है आप मेरे ख्याल से तो ये 6 पॉइंट आप इसमें से ले सकते हैं। ठीक है, टोटल 6 पॉइंट्स हो गए, तो ये आप मेन रखिए। बाकी ये जो 2 पॉइंट है इसमें आप ऑप्शन रख सकते हैं अगर 4 मार्क्स के लिए आता है तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको आज के इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।